स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, हृदय पुनर्जनन। मतलब दिल की बीमारियों के इलाज के वो नए तरीके जो सिर्फ लक्षणों को दबाने से कहीं आगे जाते हैं। हमारे पास एवरब्लिंग हेल्थ केयर का एक लेख है जो इस कहना चाहिए उभरते हुए क्षेत्र के बारे में बताता है। देखिए, दशकों से क्या होता आया है, हार्ट फेलियर का इलाज, मतलब दवाइयाँ, जीवन शैली में बदलाव, कुछ उपकरण या फिर सर्जरी। ये तरीके जरूरी हैं, जिंदगी बचाते हैं, बिल्कुल। पर जो दिल की ताकत चली गई है वो वापस नहीं आती। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। क्या हम सेलुलर लेवल पर, मतलब कोशिका के स्तर पर, दिल को ठीक करना सीख सकते हैं? ये पारंपरिक इलाज से बिल्कुल अलग सोच है। असल में ज्यादातर हृदय रोगों की जड़ में क्या होता है? दिल के टिश्यू का डैमेज होना, कोई संरचनात्मक क्षति। और जब दिल का टिश्यू मर जाता है या उस पर निशान पड़ जाते हैं तो वो हमारी त्वचा की तरह अपने आप ठीक नहीं होता। यही से सारी मुश्किल शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है, क्या दिल को अपनी मरम्मत करना सिखाया जा सकता है? बिल्कुल। और यहीं पर जैसा आपने कहा, हृदय पुनर्जनन या कार्डियक रीजनरेशन की जो अवधारणा है वो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सिर्फ बीमारी को मैनेज करने की बात नहीं कर रहे, हम बात करें स्थिति को पलटने की, रिवर्स करने की, वो भी कोशिका के लेवल पर। अच्छा, तो इसमें सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा चर्चित तकनीक है जीन एडिटिंग। क्रिस्पर कैस9 का नाम बहुत सुनने में आता है। हाँ बिल्कुल। क्रिस्पर कैस9 जैसे जो जेनेटिक उपकरण हैं वो हमें एक अभूतपूर्व क्षमता देते हैं। हम सीधे उन जेनेटिक गड़बड़ियों को, उन म्यूटेशंस को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं जो कुछ खानदानी, मतलब वंशानुगत हृदय रोगों का कारण बनते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसे HCM कहते हैं। इसमें दिल की मांसपेशियां वो खतरनाक रूप से मोटी हो जाती हैं। या फिर फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, FH, जिसमें जेनेटिक वजहों से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रिस्पर में इन जीन्स को ठीक करने या उन्हें शांत करने की क्षमता दिखती है। ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में शायद हम बीमारी को उसके जेनेटिक सोर्स पर ही रोक दें, पैदा होने से पहले ही। सैद्धांतिक रूप से हाँ, यही लक्ष्य है। ये वाकई क्रांतिकारी है। मतलब बीमारी को होने ही ना दिया जाए। ये हुई जीन की बात। लेकिन मान लीजिए नुकसान हो चुका है, दिल का टिश्यू डैमेज हो गया है, तब क्या? वहां शायद स्टेम सेल्स का रोल आता है। सही पकड़ा आपने। हमारी त्वचा या लिवर की कोशिकाएं तो बंटकर नई कोशिकाएं बना लेती हैं, लेकिन दिल की मांसपेशी कोशिकाएं, जिन्हें कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं, वो ऐसा आसानी से नहीं करती। यहीं पर इंड्यूस्ड प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी iPSCs तस्वीर में आते हैं। iPSCs, ये क्या होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है। हम वयस्क कोशिकाएं लेते हैं, जैसे मान लीजिए त्वचा की कोशिका, और उन्हें लैब में रीप्रोग्राम करते हैं। उन्हें वापस एक भ्रूण जैसी अविकसित अवस्था में ले जाते हैं, जहां से वो किसी भी तरह की कोशिका बन सकती हैं। मतलब शरीर की अपनी ही कोशिका को इस्तेमाल करके नई दिल की कोशिकाएं बनाना? बिल्कुल। और फिर इन नई स्वस्थ दिल की कोशिकाओं को बनाकर उन्हें दिल के क्षतिग्रस्त हिस्से में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। और इसके नतीजे कैसे रहे? देखिए, शुरुआती क्लिनिकल परीक्षणों में हृदय की कार्यक्षमता में कुछ सुधार तो दिखा है, लेकिन अभी भी दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो ये कि ये नई कोशिकाएं वहां जाकर जिंदा रहें, और दूसरा वो दिल की बाकी कोशिकाओं के साथ सही ढंग से जुड़कर काम करें, मतलब इंटीग्रेट हों। ये आसान नहीं है। समझ गया। तो एक तरीका हुआ जीन ठीक करना, दूसरा हुआ नई कोशिकाएं लगाना, और तीसरा मैंने टिश्यू इंजीनियरिंग के बारे में भी सुना है, जैसे लैब में टिश्यू उगाकर पैच लगाना। हाँ, ये एक और रोमांचक दिशा है। कल्पना कीजिए कि हम लैब में एक बायोकम्पैटिबल स्कैफोल्ड, मतलब एक तरह का जैविक ढांचा तैयार करें, और फिर उस ढांचे पर दिल की कोशिकाएं उगाएं, ठीक वैसे जैसे एक पौधे को सहारे की जरूरत होती है। अच्छा। और जब ये टिश्यू तैयार हो जाए तो इसे दिल के उस हिस्से पर लगा दें जो खराब हो गया है। एक तरह से मरम्मत या प्रतिस्थापन। जैसे दिल के लिए एक जीता जागता बायोपैच। हाँ, कह सकते हैं। और यहाँ लक्ष्य सिर्फ खाली जगह भरने नहीं है। लक्ष्य है दिल की जो मूल संरचना है, जो आर्किटेक्चर है, और उसकी धड़कन की जो लय है, उसे वापस लाना। ये तो भविष्य की बातें लग रही हैं। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, बायो आर्टिफिशियल हार्ट्स का। ये हृदय प्रत्यारोपण से कैसे अलग है? ये और भी आगे की सोच है। अभी हृदय प्रत्यारोपण में हम किसी डोनर का दिल लेते हैं। इसमें कई दिक्कतें हैं। डोनर मिलना मुश्किल, शरीर का अंग को रिजेक्ट करना।
बायो आर्टिफिशियल हार्ट्स में क्या करते हैं कि एक डोनर हृदय लेते हैं लेकिन उसकी सारी कोशिकाएं निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को डीसेल्युलराइजेशन कहते हैं। मतलब सिर्फ दिल का ढांचा बचता है, कोशिकाएं नहीं। बिल्कुल, सिर्फ कोलेजन और अन्य प्रोटीन्स का एक प्राकृतिक ढांचा। फिर इस खाली ढांचे पर मरीज की अपनी ही स्टेम कोशिकाओं से नई कोशिकाएं उगाई जाती हैं। इसे रीपॉपुलेशन कहते हैं। अरे वाह, मतलब शरीर रिजेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि कोशिकाएं तो अपनी ही हैं। हाँ, सिद्धांत तो यही है। इससे इम्यून रिजेक्शन की समस्या और डोनर अंगों की कमी दोनों हल हो सकती हैं, पर यह भी बहुत ही प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। लेकिन हाँ, ये पर्सनलाइज्ड कार्डियक केयर का अगला अध्याय हो सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत उम्मीद जगाता है, लेकिन जाहिर है हर नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां, कुछ बाधाएं भी होती होंगी। निश्चित रूप से हर तकनीक के अपने रिस्क और चुनौतियां हैं। जैसे जीन एडिटिंग में ये डर रहता है कि कहीं गलत जीन न बदल जाए, जिसे ऑफ टारगेट एडिट कहते हैं, या फिर लंबे समय में उसका क्या असर होगा ये अभी पूरी तरह पता नहीं है। और स्टेम सेल्स में जैसा मैंने कहा, उनका जीवित रहना, सही से इंटीग्रेट होना और कहीं वो अनियंत्रित होकर ट्यूमर न बनाने लगे, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। टिश्यू इंजीनियरिंग में भी टिश्यू का दिल के साथ पूरी तरह जुड़ना और काम करना एक चुनौती है। और फिर एक बड़ा सवाल है लागत और पहुंच का। हाँ, ये तो है। ये तकनीकें बहुत महंगी हो सकती हैं, तो ये किसके लिए उपलब्ध होंगी? क्या आम आदमी तक पहुंच पाएंगी? इसके लिए मजबूत नैतिक और कानूनी मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने होंगे। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ऐसा लग रहा है कि हम हृदय रोग के इलाज में एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने से आगे बढ़कर दिल को ही रीप्रोग्राम करने की तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे वो खराब जीन्स को ठीक करना हो, या नई मांसपेशी कोशिकाएं बनाना हो, या फिर लैब में तैयार किया हुआ टिश्यू लगाना हो, हृदय पुनर्जनन इस बात की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है कि हृदय की देखभाल में क्या क्या संभव हो सकता है। और जाहिर है इसका सबसे बड़ा फायदा उन मरीजों को होगा जो हार्ट फेलियर से जूझ रहे हैं। उनके लिए भविष्य में शायद सिर्फ लंबा जीवन नहीं, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा सक्रिय जीवन जीने की उम्मीद बढ़ सकती है। बिल्कुल। और एक आखिरी दिलचस्प बात बताना चाहूंगी जो एवरब्लिंग के लेख में भी है। ये जो पुनर्जनन की तकनीकें हैं, ये सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं रहने वाली। अब फेफड़ों के पुनर्जनन यानी पल्मोनरी रीजेनरेशन पे भी काफी काम हो रहा है। अच्छा, फेफड़ों के लिए भी? हाँ, सोचिए, सांस की पुरानी बीमारियां जैसे COPD या फिर कोविड के बाद जो फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब टिश्यू सख्त हो जाता है, उन स्थितियों में भी ये तकनीकें नई उम्मीद जगा सकती हैं। ये सोचने का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। वाकई ये तो एक पूरी नई दुनिया खुल रही है चिकित्सा विज्ञान में।